क्या हम लोग बोल सकते हैं? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। आप अपने प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखो, हालांकि इन दिनों कम आ रहा है, पर गाहे बगाहे एक ठीक ठाक क्वेश्चन हल्का फुल्का कई बार आ जाता है। आता है कि नहीं? इस एरिया से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग खगोल की ही पढ़ते हैं, यानी कि खगोल की एक ऐसा विज्ञान है जो हम लोग यहां से पृथ्वी के बियॉन्ड देखते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी से बाहर जो भी चीज दिखाई देती है वो खगोल की में आती है, और इसी के विज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। तो इस पृथ्वी से इतर क्या देखते हो आप लोग? चांद, तारे, यही सब होता है। तो चांद, तारे आप लोग जितने भी हैं, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। चलो भाई, जरा ये बताइए ब्रह्मांड क्या होता है? सुना होगा ब्रह्मांड तो आप लोगों ने। यहीं से परिभाषा शुरू करें, ब्रह्मांड क्या है? इस दृश्य जगत में जो भी दिखाई दे रहा है वो क्या है? सब ब्रह्मांड। नोट कर लो। इस दृश्य जगत में, इस दृश्य जगत में दिखाई देता है, जो भी दिखाई देता है वह सभी ब्रह्मांड का भाग है, वह सभी ब्रह्मांड का भाग है। अर्थात मानव मस्तिष्क में, अर्थात मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में, एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का, एक संपूर्ण विश्व का चित्र उभरता है तो, चित्र उभरता है तो वह ब्रह्मांड कहलाता है, वह ब्रह्मांड कहलाता है। चलिए भाई, इसी ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, उन्हीं आकाश गंगाओं में बहुत सारे तारे हैं, उन्हीं तारों में बहुत सारे ग्रह हैं, उन्हीं ग्रहों में बहुत सारे उपग्रह हैं, उन्हीं उपग्रहों में बहुत सारे कुछ और क्षुद्र ग्रह, ये वो बहुत सारी चीजें। इसका विस्तार कहां तक है, कैसा है, अभी तक बहुत कुछ पता नहीं। इसलिए क्या कहलाता है? अनंत। आकाश हमारा क्या कहलाता है? अनंत, अनलिमिटेड। चलिए भाई, इसी ब्रह्मांड से संबंधित आप लोगों ने दो एक टर्मोलॉजी सुनी होगी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। सुना आप लोगों ने? क्या है जियोसेंट्रिक थ्योरी भाई? पृथ्वी को केंद्र में, पक्का? पृथ्वी कैसे केंद्र में हो सकती भाई? हाँ, कल्पना करो, देखते आप लोग महसूस करते इस चीज को बेटा। जियोसेंट्रिक अवधारणा टॉलमी ने दी हुई थी। टॉलमी एक बड़ा फेमस आपका रोमन ग्रीक स्कॉलर था, और इसने सबसे पहले जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। जियोसेंट्रिक अवधारणा सिंपल ये कहती है कि पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, और इस पृथ्वी के चारों ओर ही सभी ग्रह, उपग्रह, व्हाट एवर वी सी, ऑल आर मूविंग अराउंड द सन। लिखो,
जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार, जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है। सभी ग्रह एवं उपग्रह, सभी ग्रह उपग्रह एवं तारे आदि इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं? क्या गलत कहा या सही कहा उसने? बोलिए, टॉलमी ने सही कहा गलत कहा? गलत कहा। ऐसे कैसे गलत कहा उसने? कभी सुबह होती है, एक कुर्सी निकाल के पूरब की ओर मुंह करके ऐसे बैठ जाओ, आप देखो, आप ऐसे बैठे रहोगे और सूरज यूं निकलेगा, ऐसे जाएगा, डूब जाएगा। रात में छत पे बैठिए, आप देखोगे तारा, वहां पे कोई होगा, वहां पर वो दिख जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वो दिख जा रहा है। ये सब तो एक्सपीरियंस किया कि नहीं आप लोगों ने? अब आप लोगों की जनरेशन थोड़ी सी डिफर ये है कि अब मल्टी अपार्टमेंट वाले कल्चर में आप लोग आ गए हैं। हम लोग की जनरेशन देसी वाली थी, जब छत पर सोया करते थे, खाट यूं ही बाहर घर के सोया करते थे, तो कई बार वो देख तारे, देख वो तारा जा रहा, तारा जा रहा। पर तो भी थोड़ा बहुत आप लोग जहां तक देखे होंगे, पर ये पक्का आप लोगों की जनरेशन आएगी ना, तो वो तारों वारों की बात नहीं करेगी। वो फिर गाना कभी अब चांद तारों पर नहीं गाएगी, जैसे आप लोग गाना गाते हैं ना। आप देखो कि सबसे ज्यादा गाना बॉलीवुड में चांद सितारों पे ही मिलते हैं। ध्यान दिया कभी आप लोगों ने? दिया कि नहीं? और इंटरेस्टिंग बात है, हर कैटेगरी का गाना है। एक मां अलग तरह से गाती है, एक पिता अलग तरह से गाता है, और आप जैसे युवा अलग तरह से गाते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं? जैसे मां कैसे गाती है? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, और तू मेरी आंखों का तारा है तू। है सुना गाना? नहीं, बहुत प्यारा गाना है। तो पिता कैसे गाता है? सुना गाना? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सुना गाना? तो आप जैसे युवा कितना सारा गा दिए हैं भाई। चांद चुरा के लाया हूं मैं, चांद चुरा के लाया हूं, चल आ बैठे चर्च के पीछे। नहीं सुना गाना? पुराना गाना। ये तो जरूर सुना होगा कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी कहो खुदा की कसम लाजवाब हो। सुना गाना? ये वाला तो सुना ही होगा। ऐसे लॉट ऑफ सॉन्ग्स। या वो चांद सितारों से कह दूं, कैसे है ये गाना? बड़ा प्यारा, अभी आप लोगों की जनरेशन का। अब देखो उसका वो नहीं पकड़ में आ रहा, या बहुत सारे छोड़ कर। तो कुल मिला के ये है कि मानव का आकर्षण कितना है बच्चों। इसीलिए देखो कभी मेंस 2004 में इस पर एक ऐसे भी आया हुआ। ध्यान दिए कि आप लोगों ने, इस समय मानव का सबसे ज्यादा आकर्षण किधर है? आकाश की ओर। इसलिए प्रश्न गाहे बगाहे प्रीलिम्स में और मेंस में आते रहते हैं। तो यहां पर जियोसेंट्रिक अवधारणा सिंपल ये कह रही है कि पृथ्वी घूम रही है। वो गलत नहीं है बच्चों, वो सही है। इस दुनिया में
व्यक्ति वही स्टेटमेंट देता है कई बार जो देखता है। ये शब्द आज आप बोल रहे हो कि नो नो सर दिस इज नॉट ट्रू, क्यों? आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हो। जो एक रॉ मैन की तरह से सोचो, सिंपल आदमी की तरह से सोचो, तो क्या दिखाई देगा कि सूरज कहां निकलता है? पूर्व में। और सूरज कहां डूबता है? पश्चिम में। तो ये बताइए कौन मूवमेंट कर रहा है? इस स्टेटमेंट का मूवमेंट मतलब निकालो आप, क्या है? मूवमेंट में कौन है? सूर्य। पृथ्वी क्या है? स्टैटिक। तो क्या गलत उसने बोला टॉलमी ने? नहीं। इसलिए भूगोल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं, परंतु जो दिखता है वही बिकता है। क्या है लाइन? ये आगे ध्यान रखना, काम आएगा। क्या है? जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं, और जो दिखता है वही बिकता है। तो ये बताओ क्या क्या नहीं होता बोलो, और क्या क्या होता है और दिखता नहीं? सूर्य उधर निकल रहा है, ये ऐसा होता है, पर यह सत्य है क्या? नहीं। अर्थ घूम रही है और सूरज स्थिर है, ये दिखता है क्या? बोलो, दिखता है क्या? नहीं। परंतु सत्य क्या है? ये है। ये थोड़ी फिलॉसफी हो जाएगी, हाई लेवल की फिलॉसफी हो जाएगी। तो टॉलमी बेटा अपने हिसाब से ये बात कहता है, परंतु और इंटरेस्टिंग बात और कि टॉलमी जब अपनी बात कह देता है, इसकी बात को पोप भी मान लेता है। पोप भी कहता है टॉलमी भाई यू आर करेक्ट, मैं भी सुबह यही देखता हूं, सूरज वहां पे देखो उगता है। पर सत्य कभी छुपता नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। एक आए कोपरनिकस साहब, सुना नाम इनका? निकोलस कोपरनिकस। कहां का था ये? पोलैंड। ही वॉज पॉलिश। कब जिसने दिया था? 1443 में। कौन सी अवधारणा दी इसने? हेलियोसेंट्रिक। हेलियो मीन्स द सन। हेलियो मीन्स द सन। उसने कहा ना ना भाई ये क्या, ये तो गलत बात है, ये ऐसा नहीं है। सन इज नॉट मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। और अर्थ ही नहीं, जितने भी ये सब भाई बिरादर दिखाई दे रहे हैं ना, सभी किसके दिखाई दे रहे हैं? ये सभी सन के चारों ओर घूमते हैं। तो सेंटर में कौन हुआ? सन, सूर्य। यही आज मानी जाती है। ये बच्चों बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये जब बात उसने कही, दुनिया में हंगामा मच गया, बवाल हो गया। अरे बाप रे, क्या बोल रहा भाई, तू तो पागल हो गया सच में यार, अरे ऐसे कैसे? आप लोगों को पता ही होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो उस समय स्थापित परंपरा के विरोध में जो भी बोलता था, पोप क्या करता था? उसको तेल में छुकवा देता था, उसको मतलब तेल में बांध के उसको तेल में डाल दिया जाता था, और कढ़ाई को आग पर रख दिया जाता था, और नीचे आग लगा दी जाती थी। चल बेटा अब तू पकोड़ा बन जा। गर्म पानी करके, गर्म पानी में रख के पानी फिर नीचे से गर्म किया जाता था। कैन यू इमेजिन? इसी डर के मारे निकोलस ने, कोपरनिकस ने अपने दोस्त से कहा कि भाई ऐसा करियो, जब मैं मर जाऊं ना तब ये बुक छपवाइयो जो मैं लिख के जा रहा हूं। एग्जैक्टली हुआ, जब वो मर गया उसके दोस्त ने बुक छपवाई, और जो ये बुक आई हंगामा हो गया वर्ल्ड में। अरे व्हाट से अगेंस्ट द पोप, किसकी हिम्मत है? और ऐसा देखो, सामने पृथ्वी तो स्थिर है, सूरज चल रहा है, देखो देखो ये जा रहा है। ये मूर्ख है, पागल है, इसकी आत्मा भटक गई, इसकी आत्मा में शैतान का निवास हो गया। सो क्या करना चाहिए?
इसकी आत्मा को भी सजा मिलनी चाहिए और लेके आओ इसके ताबूत को और जला दो ताकि उसकी शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाए। यस, एग्जैक्टली इट हैपेंड। पर बात तो उठ गई थी और बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। उसी को सपोर्ट फिर आगे बच्चों किया उसने गैलीलियो ने। सुना होगा गैलीलियो का नाम। गैलीलियो ने 1609 में अपनी ये बात फिर से कही। यस, बात तो भाई सही है। 1509 होगा ना, 1509 है शायद, 1600, चलो 1600 होगा। जब उसने अपनी ये बात कही फिर हंगामा हो गया, फिर हंगामा। और बच्चों अपनी बात को वो भी कहते कहते अर्ध विक्षिप्त हो गया था। शायद आप लोग उसकी भी कहानी जानते होंगे कि उसने एक टेलीस्कोप बनाया था और उस टेलीस्कोप से खिड़की पे बैठ के और बस देखा करता था। नहीं, अर्थ इज नॉट मूविंग, सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, ओ सॉरी, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, यही बोला करता था। लोगों ने कहा तो पागल हो गया, हटाओ इसको। तो ये इस तरह से दो थ्योरी है। अचानक ना इसे क्वेश्चंस आते हैं कि हेलियोसेंट्रिक किसकी थ्योरी है और जियोसेंट्रिक, और जियोसेंट्रिक क्या कहती है, हेलियोसेंट्रिक क्या कहती है। इस तरह से दोनों थ्योरी प्रतिपादित हुई और उसके बाद फिर आगे बढ़ती गई। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, विलियम हर्शल ने 1805 में दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। सौरमंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, एडविन हब्बल ब्रैकेट में लिख लो अमेरिका। एडविन हब्बल ने 1925 में यह स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास, दृश्य पथ में आने वाला ब्रह्मांड का व्यास, आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। कैन यू इमेजिन बच्चों, 250 करोड़, वो भी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है जानते होंगे आप लोग, बताओ बेटा प्रकाश वर्ष क्या है। वेरी गुड। कितनी दूरी है ये, कितना, क्या, लाख किलोमीटर, अरब, नील, पदम, क्या है भाई।
लिख लो 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 इंटू 10⁻12। सोचो इतनी यार, मतलब अरब नील वेल की किलोमीटर की दूरी, और वो भी 250 करोड़। कितना एक्सपेंडेड हमारा ये यूनिवर्स है। चलिए भाई, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, यानी कि हमारे वायुमंडल, हमारे यूनिवर्स में, हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं। उन्हीं में हमारी पृथ्वी भी है, उससे संबंधित कुछ शब्दावलियां भी हैं, उससे संबंधित कुछ बातें और भी हैं। उनको जरा देखते हैं हम लोग वन बाय वन। जैसे जब हम पृथ्वी के बारे में ही देख लें भाई। ये मान लो हमारा सूर्य है। ये हमारा सूर्य। सूर्य बच्चों जानते होगे, इस हमारी पृथ्वी पर, इस हमारे सोलर सिस्टम में वही एक तारा है। तो सबसे पहले मैं यही बता दूं, पहले पूछ लूं कि तारा क्या है भाई। व्हाट इज तारा? कौन बताएगा? जानते हैं आप लोग, बट कोशिश करें क्लियर चीजें सामने आए। गैसीय पिंड। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखो, भूगोल पढ़ रहे हो, शब्दावलियों में इंटेंसिटी, डिग्री, शेप, साइज, इन सब का बड़ा महत्व होता है। क्या इतना बड़ा कोई पार्ट है, एक बल्ब जला दूं, वो लाइट प्रोड्यूस कर दे, वो तारा हो जाएगा? बोलिए, लिखिए तारा। एक विशाल खगोलीय पिंड, एक विशाल खगोलीय पिंड या अत्यंत विशाल खगोलीय पिंड, बल्कि लिखिए अत्यंत विशाल खगोलीय पिंड, जिसका अपना प्रकाश हो। जिसका अपना प्रकाश हो। क्लियर? वो तारा होगा बेटा। तो क्या करेक्टर समझ में आया? आप लोग एक ही करेक्टर पर ध्यान देते हो, साइज पर ध्यान नहीं देते हो। साइज बदलते ही चीजें बदल जाती। वेरी लार्जर इन साइज सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड है ये, और ये हमेशा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब ये जो प्रकाश कैसे उत्पन्न करेगा, तो आप लोग बचपन से पढ़ते बड़े हुए होंगे। कैसे भाई? हाइड्रोजन और हीलियम। इसके केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम की निरंतर क्रिया होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा, यानी संलयन की क्रिया की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती। कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है? बोलिए। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, अर्थ के, सन के कोर में कितना टेम्परेचर होता है? 15 मिलियन या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और सन का आकार कितना बड़ा है, तुम लोग इसे अनुमान लगा सकते हो कि सोलर सिस्टम का जो भी मास है, उस मास का कितना परसेंट? 99.85% मास किसमें है? सन में। लिख लो इसको। सौरमंडल का कुल मास का, सौरमंडल के कुल मास का 99.85% मास
99.85% मास मतलब द्रव्यमान सन में पाया जाता है। तो इतना मास की जरूरत क्या है? तो सिंपल सी बात है, इतना मास यदि सन में नहीं हो तो ये बताइए जितने भी खगोलीय पिंड उसके किनारे घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, क्या घूम पाएंगे? नहीं। यानी कि इससे मैग्नेटिज्म पैदा होता है। जिस बॉडी का, जिस सेलेस्टियल बॉडी का जितना आकार बड़ा होता है उतना ही ज्यादा उसमें मैग्नेटिज्म होती है। सिंपल नियम है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि जिस बॉडी का जितना बड़ा आकार होगा उतनी ज्यादा उसके ग्रेविटी होंगी। तो इस तरह से सूर्य के अंदर इतनी अधिक ग्रेविटी है कि वह बहुत सारे ग्रहों को अपने चारों ओर बांधे रहता है। अब बताइए कितने ग्रह हैं? 8 है कि 9 है? देख लो भाई, अब मुझे तो लग रहा 9 है। 2 तक 6 तक ही थे, उसके बाद क्या हुआ? कहा बैठक में क्या हुआ भाई? वो तो ठीक है, बैठक बैठक हुई तो अच्छा 4-5 क्राइटेरिया थे। आप लोगों ने सुना होगा 2006 में, जैसा बालक ने कहा कि 2006 में प्राग में एक बैठक हुई। प्राग मतलब कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक। और बैठक हुई क्यों भाई? तो सिंपल कुछ उपग्रह ढूंढे गए थे, कुछ ग्रह ढूंढे गए थे। जैसे भाई जैना ढूंढा गया था, एरिस ढूंढा गया था, तो एक और ढूंढे गए थे। तो ये हुआ कि भाई ग्रह काफी ढूंढ लिए गए हैं, थोड़ा बैठ बैठ के हम लोग फैसला करते हैं कि इन सबको भी फैमिली में एंटर कराया जाए ताकि सभी लोग जान जाए। जैसे गांव में देखते हो कि जब बच्चा पैदा होता है तो गांव के लोगों को जनाने के लिए कुछ कार्यक्रम होता है, तो बड़े सोशलाइजेशन देखो बड़ी जबरदस्त प्रोसेस होती है गांव में, कथा वगैरह होती। आप लोगों ने गांव में देखा है कभी? खास बात कथा होती, किसी घर बच्चा होगा सबसे पहले क्या होगी? कथा, जिसमें सब महिलाएं आमंत्रित होंगी। सबसे पहले महिलाएं आमंत्रित होंगी, जानो भाई ये किसका बेटा है, किसका बेटी है। फिर अपनी क्षमता अनुसार भोज वोज का आयोजन होता है। उससे क्या फायदा होता है? सभी लोग जान जाते हो, हो बालक पिता बन गया। क्या नाम भाई तुम्हारा? जैसे पुष्पेंद्र की चर्चा हो गया, भाई पुष्पेंद्र भाई दूसरे लड़के का बाप बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात। तो इस तरह से उस बच्चे से पहचान जुड़ने लगती है। फिर देखोगे नामकरण संस्कार होता है कि नहीं, तो वो बच्चा उस दिनों से जाने। तो यहां पे भी नामकरण वगैरह समझो, मान लो इस तरह से भोज वोज चल रहा होगा। कार्यक्रम शुरू हुआ, बड़े जोर शोर के साथ 2500 लोग पहुंचे हुए थे। कुछ इनके जैसे विद्वान पहुंचे हुए थे। क्या नाम तुम्हारा भाई? जितेंद्र। शर्माओ मत यार, बता दो कैसी बात क्या। जितेंद्र जैसे लोग भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जोर शोर सभा हुई कि इन तीनों को भी एंट्री कराई जाए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो तो ठीक है, इन लोगों को एंट्री कराइए। पहले ये बताइए कि उपग्रह ग्रह की परिभाषा क्या है? क्या है ग्रह की परिभाषा? तो ग्रह की परिभाषा, सिंपल परिभाषा यही है कि एक विशाल खगोलीय पिंड जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता। ग्रह की परिभाषा क्या है? नोट कर लो इसको भी। ग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड, वो अत्यंत विशाल था, ये विशाल है। एक विशाल खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी एक निश्चित कक्षा में, अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता हो, जैसे पृथ्वी। चलिए भाई, बातें शुरू हुई सब कुछ। तो जितेंद्र ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं यही परिभाषा है। तो प्लूटो साहब ये बताओ, ठीक बैठते हैं?
प्लूटो साहब इस परिभाषा पे ठीक बैठते हैं। तो इनके जैसे, नाम भूल गया, फिर से बेटा, फिर से नाम बोल दो। पुष्पेंद्र, हाँ, पुष्पेंद्र जैसे लोगों ने कहा। तो ये बताओ यार, पहले भी तो ये ग्रह में थे, तो ठीक है, पहले कुछ लोगों ने गलतियां कर दी तो इट विल कंटिन्यू। परिभाषा बताओ पहले क्या, तो परिभाषा ये वाली है, तो ये तो इस परिभाषा पर ठीक नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? तो क्या आकार में उतने बड़े हैं? इनका आकार तो जुपिटर के बेटे गैनीमीड जैसा भी नहीं है। जुपिटर क्या है? जुपिटर गैनीमीड मतलब, गैनीमीड उसका सबसे बड़ा उपग्रह है ना, उसके जैसे भी नहीं, उतने बड़े भी नहीं है भाई ये। और फैमिली में कभी देखो कि कभी फैमिली में ऐसा हो चाचा और भतीजे की उम्र लगभग बराबर हो, तो चाचा को कोई पूछता नहीं है। कभी ध्यान दिया तुम आप लोगों ने? नहीं, नहीं ध्यान दिया आप लोग, उतना सोशल उसमें कह सकते ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहे होंगे। कई बार देखो कि फैमिली में ऐसा होता है, चाचा भी उसी के बराबर, कई बार चाचा छोटा होता है, भतीजे बड़े होते हैं। देखा कभी आप लोगों ने? तो ऐसे चाचा कोई पूछता नहीं हुआ, चाचा यहां सुन, चल वहां पर घूम के आते हैं। यहां भी कहानी वही हो गई कि गैनीमीड साहब इतने बड़े और चाचा साहब इतने छोटे। ये भाई एक तो पहले इसका आकार बड़ा नहीं है, सेकंड, फर्स्ट सेकंड इनकी कहानी बड़ी खराब है। ये टाइम टू टाइम दूसरे घर में ताक झांक करते रहते हैं। तो किसके घर में ताक झांक करते हैं भाई? पढ़ा होगा आप लोगों ने, नेपच्यून के। नेपच्यून के ऑर्बिट में टाइम टू टाइम ये ओवरलैप कर जाता है ना वो। तो क्या बताओ, इसकी अपनी कक्षा हुई नहीं, तो क्या इसको रखा जाना चाहिए? नहीं। अब जितेंद्र ने जो प्रश्न उठाया, बाकी लोग चुप। अब बताइए किसका जवाब है क्या कुछ? जितेंद्र ने कहा कि ठीक है भाई, आप रखिए, बनाइए, कोई प्रॉब्लम, इनको भी लाइए, 3 को, परंतु परिभाषा बदल दीजिए। परिभाषा ये बदल दीजिए कि ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी ग्रह होंगे, बस राउंड लगाते हो सूर्य के चारों ओर। तो नाना भाई उसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसको हटाओ। एंड देन आफ्टर आप लोग देखोगे उनको हटा दिया गया। तो यानी कि वही वाली बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि 3 जो साहब शामिल होने वाले थे, जैना, एरिस और 1-2 और, वो तो बेचारे शामिल हुए भी नहीं। प्लूटो भाई को भी लेके चले गए कि आओ प्लूटो भैया हम लोग भी घूमते हैं। तो यार हम लोग रहेंगे कहां पे, किस कैटेगरी में? तो हम लोग रहेंगे ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में। जानते होंगे आप लोग, प्लूटो किस में डाल दिया गया है? ड्वार्फ में। प्लूटो, एरिस, जैना, ये 3 किस में हैं? ड्वार्फ। नोट कर लेना कभी आ जाए। प्लूटो, एरिस एंड जैना, XENA। चलो खैर काम अच्छा हुआ कि पुष्पेंद्र को कुछ अब लोड कम रहा कि चलो भाई 9 की जगह 8 ही ग्रह पढ़ने पड़ेंगे, 9 में से छुटकारा मिला। आओ भाई, यदि ऐसा है तो देखते हैं भाई। पर हम मान लेते हैं बच्चों, थोड़ा पढ़ना हम लोग 2006 से ही करते हैं, थोड़ा सा आसान हो। 2006 में 9 ग्रह हैं मान लो अभी समझने के लिए। तो ये बताइए सबसे ज्यादा केंद्र में कौन होगा? यदि 9 ग्रह है तो केंद्र में कौन होगा? जुपिटर होगा, बृहस्पति। तो ये लो भाई, इससे बहुत सारे नियम आपको अभी समझ में आ जाएंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। यदि हम जुपिटर को, बच्चों ये डायग्राम बनाते रहो, यदि हम जुपिटर को केंद्र में रख दें, ध्यान दो, जुपिटर को केंद्र में रख दें और राइट एंड लेफ्ट चलते हैं,
आकार पर ध्यान देना इसके। क्या समझ में आया डायग्राम में? क्या नियम कह सकते हो? यदि जुपिटर को केंद्र में रख दिया जाए और यदि हम लेफ्ट राइट और लेफ्ट चलते हैं तो कह सकते हैं कि ग्रहों का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। देख लो, यदि जुपिटर को केंद्र में रखा है, then Saturn, then Uranus, then Neptune, then Mars, then Earth, then Venus, then Mercury। तो ग्रहों का आकार धीरे धीरे घटता जाता है एक्सेप्ट मंगल। देख लो, मंगल छोटा हो गया कि नहीं? यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बोलिए? जुपिटर, देन फिर सैटर्न यानी कि शनि, देन फिर अरुण, देन वरुण, देन पृथ्वी, देन मंगल, देन शुक्र और देन आपका बुध। तो आकार रखना पड़ा क्या आपको? नियम याद रखना, बस लिख लो नियम। बृहस्पति ग्रह को यदि केंद्र में मान लिया जाए तो, बृहस्पति ग्रह को यदि केंद्र में मान लिया जाए तो, केंद्र में मान लिया जाए तो दाएं और बाएं चलने पर, दाएं और बाएं चलने पर ग्रहों का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। मान लिया जाए और राइट यानी कि दाएं और बाएं चला जाए तो ग्रहों का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। मंगल इसका अपवाद है, ये जरूर लिखो, मंगल इसका अपवाद है। तो इस तरह से आपके ग्रह हो गए, आकार के अनुसार इनको आकार के अनुसार इन सबको व्यवस्थित कर सकते हैं, पहली बात। सेकंड, ये देखो, पहले 4 ग्रह बच्चों पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक हैं, तो आप लोग जानते होंगे क्या कहलाता है? आंतरिक ग्रह। और इनका आकार पृथ्वी के जैसा है तो क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। क्लियर? फिर बृहस्पति से ग्रह, बृहस्पति के बाद ग्रहों का आकार अचानक बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। सूर्य से दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए क्या कहलाते हैं ये? बाह्य ग्रह या फिर जोबियन ग्रह, क्योंकि दे आर लुकिंग लाइक जोबियन जुपिटर, सो दे आर जोबियन प्लेनेट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं और कौन कौन से बाह्य ग्रह हैं। मान लो 4 दे दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन कौन से आंतरिक ग्रह में आते हैं या कौन कौन से बाह्य ग्रह में आते हैं। क्लियर? कोई डाउट? बच्चों डाउट? आगे बढ़ा जाए। फिर एक खास बात और, ये ग्रह आकार में छोटे हैं,
आकार में छोटे हैं, ये आकार में बड़े हैं। करीब ये कैसे रिवाइव होगा भाई? बेटा बता दो था इस उसको भेजना दागर को। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है बेटा? साधारण भाषा में सोचो। बोने, बोने का मतलब क्या है? शॉर्ट हाइटेड, स्मॉलर इन साइज। तभी मैंने क्या बोला? क्या बेटा? पता ग्रह का इसको जो अभी जो था इसको रिकवर करना, जो पीछे भी परिभाषा ग्रह की क्या है? सूर्य के चारों चक्कर लगाए। क्या यही परिभाषा है सूर्य के चारों चक्कर लगाए? नहीं, स्पेसिफिक परिभाषा लिखवाई। क्या परिभाषा? यही वाली आकार में जो बड़े हों और अपनी निश्चित कक्षा में। तो यहीं से तुम्हें पता चलेगा क्यों भाई। प्लूटो की बेटा अपनी कक्षा नहीं है ना। प्लूटो क्या कक्षा है? वो कई बार नेपच्यून की कक्षा को वो लैप कर जाता है, तो अपना ऑर्बिट नहीं है, तो भाई गलत बात है। फिर आकार में छोटा है, ये भी गलत बात है, क्योंकि कह रहे हो आकार में बहुत बड़ा होना चाहिए। इसी बात पे विवाद हुआ, बाहर कर दिया गया। सिंपल सी बात। तो याद रहेगा, तो आपके दो हो गए आकार में बड़े। चलिए भाई, इसके बाद कुछ और चीजों को देख लो। जितने भी ग्रह हैं बच्चों, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एरो बना लो। सभी ग्रह क्या चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। बट दो ग्रह कौन से हैं? यानी कि कह सकते हो U और V। U और V क्या खासियत है? ये क्लॉकवाइज गति करते हैं। याद रहेगा। इसी के साथ ये क्या है भाई? क्षुद्र ग्रह। देखो कितने साइंटिफिक वर्ड है बेटा। ग्रह की क्या खास बात? निश्चित कक्षा, निश्चित आकार। गांव देहात में आप लोगों ने क्षुद्र वर्ड सुना होगा। व्हाट द मीन क्षुद्र? बताइए बताइए, क्षुद्र मीन्स क्या होता है? क्योंकि आप लोग जिस जनरेशन के आप लोग नहीं बोलते हैं, बूढ़े लोग अक्सर बोलते थे। बड़ा क्षुद्र टाइप का आदमी है यार, ये तो क्या बात करें इससे। क्या होता है बोलो? क्षुद्र गांव में इसलिए बोला जाता, उस व्यक्ति को बोला जाता था जो एमलेस टाइप का हो, आवारा टाइप का हो। उसके यहां बैठता, उसके यहां बैठता हो, कुछ खाने वाने को मिल जाए खा लेता, उधर की बात उधर कर देता हो, उधर की बात उधर कर देता, झगड़ा उगड़ा लगवा देता हो। उसे क्या बोला जाता? बहुत क्षुद्र आदमी। भाई साहब बच के रहना उससे। इनकी परिभाषा में थोड़ा सा देखो आप लोग। एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह को कैसे परिभाषित कर सकते हो? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले ऐसे खगोलीय पिंड जिनका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता है, और ये इधर उधर उसी में घूमते रहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करकुरा के चलते रहते। लिखो क्षुद्र ग्रह
क्षुद्र ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इनकी अनुमानित संख्या लगभग 40,000 है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप, इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। खंडों से हुई है। आप लोगों ने कभी मोटू एंड पतलू देखते हैं कभी आप? मोटू एंड पतलू बच्चों वाला, तो उसमें क्या नाम है? डॉक्टर झटका है ना। तो एक आध बार पहुंचा तो है उस पर, इसी पे जुपिटर ग्रह पे जा रहा है और ये हो रहा है कि भाई देखो आ रही, तो उसमें कभी देखो सेलेस्टियल बॉडीज कैसे दिखाई दे रही हैं, इरेगुलर शेप। आप खास बात देखोगे इस ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज हैव स्फेरिकल शेप, गोल होती हैं। ये चपटी भी हो सकती हैं, गोल भी हो सकती हैं, उनका कोई पार्ट निकला हुआ भी हो सकता है, तो इसलिए ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्लियर? तो यही क्षुद्र ग्रह यहां पर इसमें घूमते रहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, सभी ग्रहों के यदि सूर्य को मान लिया जाए बाबा, तो ग्रह क्या हो गए? बेटा। तो उपग्रह क्या हो गए? नाती। उपग्रह क्या हो गए? नाती। समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा क्या बोला जाता है? सौर्य परिवार। तो ये बताओ, नातियों की संख्या ज्यादा होती है कि बेटों की संख्या ज्यादा होती है? नातियों की। तो भाई कुछ सबके, हर बेटे के नाती होते, हर बेटे के मतलब बाबा के बेटे के, हर बेटे के कुछ अपने बेटे होते हैं। कई बार कुछ बेटों के बेटे नहीं भी होते हैं, हो सकता बेटे मतलब बच्चा नहीं होते हैं। तो इस सौर परिवार में किसके बच्चे नहीं है? यानी कि उपग्रह किसके किसके नहीं है? वीनस और, यानी कि कह सकते हो बुध और शुक्र के। पृथ्वी के कितने बेटे हैं? एक। कौन है भाई? मून, जिस पर खूब सारे आप लोगों ने कविताएं लिखी हैं। मंगल साहब के कितने हैं? दो, ध्यान रखना। और दोनों बेटे बड़े ही बर्बाद हैं, ध्यान रखना। इसलिए देखो कि लैटिन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इनके नाम से किसी के नाम नहीं मिलते हैं। कौन है भाई? फेबोस एंड डिमोस। मंगल बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु उनके दोनों बेटे उतने ही दुष्ट माने जाते। ग्रीक लैंग्वेज पढ़ोगे, ग्रीक लैंग्वेज के साहित्य, तो ये दोनों बेटे बड़े ही दुष्ट माने गए। वहीं पर जुपिटर साहब के परिवार नियोजन इन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। परिणाम स्वरूप इनके कितने अभी बच्चे हैं या होंगे पता नहीं है। 80 तक ढूंढांड हो चुकी है, बाकी ढूंढांड चल रही है। हो सकता है कल अचानक न्यूज पढ़ो तो 5 बच्चे और पता चल जाएंगे इनके, तो कुछ और भी हो सकती है संख्या, कुछ और भी हो सकती है, तो बुक में वेरी करता है। बट हाँ, जनरली ये देखा जाता है कि इसकी संख्या अधिक होती। कई बार सैटर्न और जुपिटर की संख्या में कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि एग्जैक्ट संख्या किसकी ज्यादा है, बट स्कॉलर मानते हैं कि जुपिटर की संख्या ज्यादा हो सकती है जो टोटल इन फ्यूचर, कि यदि ढूंढाई भी होगी तो भी।
ठीक है, 70-80 के आसपास ढूंढे जा चुके हैं। देन नियर अबाउट 60-65 इनके भी हैं, सनी साहब भी पीछे नहीं है, इनके भी काफी हैं। देन इनके 27 हैं एंड देन इनके 8 हैं, याद रहेगा। इनका सबसे कुछ अच्छा बेटा ट्रिटान है, ध्यान रखना। सनी साहब का टाइटन है, इनका सबसे अच्छा बेटा, और आपने देखा डूब भी गई जहाज, सनी साहब सवार हो गए थे उस जहाज पे। फोबे है, फोबे है, रिया है, ठीक है, 3 ध्यान रखना। गैनीमीड किसका है? गैनीमीड, नोट कर लो। गैनीमीड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा सोलर सिस्टम है। फिर बताइए पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है बच्चों? यह आपके बार बार पेपर में पूछा जाता है, आगे कई कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां काम आएगा, कई फिनोमेना समझने में। बोलिए, एवरेज डिस्टेंस है 14.98 करोड़ किलोमीटर, याद रहेगा कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसकी दूरी याद रखिए, बाकी और किसी का इतना कोई मतलब नहीं रखता। यह भी सत्य है कि सभी ग्रहों का अपना एक तापमान है, और इस तापमान का स्रोत कौन है? वन एंड ओनली सन। और तापमान के अकॉर्डिंग ही जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, बहुत सारे करैक्टर उनके बनते हैं। तो जरा ये बताइए सबसे अधिक तापमान किसका होगा? सिंपल माना जाता है कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक है उसको उतनी ही सूर्य से ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, और सूर्य से जितनी अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी गर्मी उतनी ही ज्यादा होगी। तो फिर सबसे अधिक किस पे होगी भाई? पक्का देख लो, शुक्र पे है। जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो सबसे अधिक टेम्परेचर आपका शुक्र का होता है, ध्यान रखना। क्यों? वो एक अलग बात है, बताऊंगा। इसका टेम्परेचर लगभग 460 डिग्री तक देखा जाता है, तो वहीं वीनस का टेम्परेचर 520 डिग्री सेल्सियस होता है। वीनस का टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, नोट करो। दूसरे स्थान पर स्थित होने के बावजूद, दूसरे स्थान पर स्थित होने के बावजूद, स्थित होने के बावजूद शुक्र ग्रह का तापमान, शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक देखा जाता है। क्योंकि छूट गया क्या बेटा? क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% तक 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस इफेक्ट सर्वाधिक देखा जाता है, सर्वाधिक देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बुध ग्रह पर, नेक्स्ट पॉइंट,
बुध ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। अतः दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, ब्रैकेट में 560 डिग्री सेल्सियस, 560 डिग्री सेल्सियस। ये 10 एक ध्यान रखना, 2-4 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाए तो भाई मुझे मत कहना कि रे सर उस वाली किताब में तो 570 दिया हुआ था, तो ये थोड़ा बहुत हो जाता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि तापांतर सबसे ज्यादा किसका है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा तापांतर किसका है, बोलिए। तापांतर बुध का, और ताप सबसे ज्यादा किसका है, तापांतर का मतलब समझ रहे ना, यानी कि दिन और रात के तापमान में अंतर हाईएस्ट और मैक्सिमम विद इन 24 आवर। हाईएस्ट, और जैसे अपने यहां देखो दिन में 3 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जाता है, 2 से 3 बजे के बीच में। तो मान लो इस समय दिल्ली में दिन का तापमान लगभग 35 डिग्री के आसपास होगा, 35 का 32, 30, 32 होगा, और रात में तापमान कितना होगा, नियर अबाउट 15 से 18 डिग्री के आसपास होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, तापांतर मैक्सिमम और मिनिमम। और वहां पर केवल ताप की बात हो रही है, शुक्र में क्या है, ताप की, यानी क्योंकि अधिक से अधिक ट्रैप किया जाता है, हीट ट्रैप होती है तो बढ़ जाता है। फिर पृथ्वी का क्या है, वेरी ऑप्टिमम, जस्ट 15 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। तो वहीं बगल में उनके भाई हैं मंगल साहब, इनका टेम्परेचर कितना है, -20। एक बात ध्यान रखना, सिंपल नियम है कि ग्रहों में जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती है तापमान घटता जाता है, दिखाई दे रहा होगा डाटा में, एक्सेप्ट वीनस वाला। वीनस के केस थोड़े एक्सेप्शन है, अदरवाइज धीरे धीरे तापमान घटते घटते आगे जाके इधर 220-30 डिग्री माइनस में चला जाता है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है हमारी पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी का औसत तापमान बार बार वायुमंडलीय दशाओं के पढ़ने में रेफरेंस में आता, पूछा भी जाता है। एल्बिडो वगैरह का इफेक्ट इसी सब समझेंगे आप लोग। तो इस तरह से यहां तक आप टेम्परेचर ध्यान रखिए। चलिए भाई, यह भी एक सत्य है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित गति से घूमते रहते हैं, निश्चित कक्षा में। यही सत्य है ना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में निश्चित गति से घूमते रहते हैं। तो जो वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं वह गति क्या कहलाती है, परिक्रमण गति। और प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है, परिक्रमा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, और वह गति क्या कहलाती है, परिक्रमण गति। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है भाई, आया हुआ प्रश्न है, पेपर ध्यान देखना आप लोग, लिखो। रिवोल्यूशन स्पीड इसका है 47.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 47.9 किलोमीटर पर सेकेंड लिख लो। शुक्र साहब का 35 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी का कितना है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, या सीधे सीधे 30 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर नहीं पर इसमें
चलो यहां पे लिख लो, मैं कर देता हूं। बुध का लिख लो 47.9 किलोमीटर पर सेकेंड। शुक्र का 35 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी तेज जरा सोचो। और ये पृथ्वी का बच्चों 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड या 30 किलोमीटर पर सेकेंड। -22, उसके बाद कोई मतलब नहीं। आप जरा सोचिए, इस समय इस ब्रह्मांड में इतनी तेजी से घूम रहे हैं, आपको एहसास है इस समय? बोलिए नहीं ना। ये जो हो रहा है क्या दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा। तो फिर सत्य क्या है? तो फिलॉसफी पढ़ोगे तो सत्य समय सापेक्षिक होता है। कई बार एक सत्य वो भी था जो टॉलमी ने बताया अपने अनुसार, एक सत्य ये भी है जो कोपर्निकस ने बताया, और एक सत्य कोई और भी होगा, हो सकता है ढूंढे। और कोई कह रहे यार कोपर्निकस ने सब बेकार की बातें बताई थी यार। हो सकता है क्या? हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं हो सकता है। चलिए भाई, फिर एक सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये तो सत्य है। परंतु यह भी तो सत्य है कि अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के चारों चक्कर लगाते, सभी लगाते। हमें विशेष रूप से हमारी पृथ्वी से उससे मतलब है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। तो हमारी पृथ्वी कितने गति से घूमती है बताइए? 1610 किलोमीटर पर आवर। 1610 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ये वेलोसिटी ध्यान रखना। रोटेशनल वेलोसिटी कितनी है बोलिए? बोलो भाई, बोलते हुए याद रहेगा कितना है। और रिवोल्यूशनरी स्पीड कितनी है? 29.8। पेपर में आपको जो पूछा हुआ 30 के नाम से पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की रिवोल्यूशनरी स्पीड कितनी है, और पृथ्वी कितने किलोमीटर्स का राउंड लेती है, यानी कि पृथ्वी का ऑर्बिट कितना बड़ा है बताइए? नियरली 96 करोड़ किलोमीटर। 96 करोड़ किलोमीटर का ऑर्बिट है हमारी पृथ्वी का। याद रहेगा? ये कुछ बेसिक चीजें एकदम याद रहनी चाहिए। देन फिर रोटेशनल स्पीड हो गया, बाकी और ये सब वो सब, बस बाकी तो यही सब। फिर कुछ एक टर्मिनोलॉजी आप और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये आकाश गंगा वगैरह जानते होंगे, या लिखवाना उसको? तो सब बड़ी सिंपल सी बात है। आकाश गंगा क्या है? तारों का एक समूह। ऐसा तारों का समूह जिसमें करोड़ 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 सब तारे हैं। और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार त्रिभुजाकार होता है बच्चों। ये क्या कहलाता है? इसका बल्ज। लिख लो। आकाशगंगा के बल्ज में
आकाशगंगा के बल्ज में तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। जो हमारी आकाशगंगा के 2.2 एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सोचिए बच्चों, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष कितने अरब करोड़ किलोमीटर है, खरब और उससे भी आगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं, जो आकार में सर्पिलाकार है। जो आकार में सर्पिलाकार है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बच्चों, परंतु ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, प्रीलिम्स में इजी फैक्ट्स हमेशा आपके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। तो इसका आकार सर्पिलाकार है। आगे लिखो, हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी की अपेक्षा हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी की अपेक्षा अभी हाल में ढूंढी गई रेलिक गैलेक्सी में तारों की संख्या दुगनी है। रेलिक गैलेक्सी में तारों की संख्या हमारे से दुगनी है, परंतु आकार हमारे से 1/4 है। नेक्स्ट पॉइंट, ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। चमकीले तारों का समूह है। आप लोगों ने अभी पढ़ा कि सूर्य के केंद्र में तापमान नियर अबाउट 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सो आप उसे देख नहीं पाते हैं, परंतु क्या सेम तापमान जो सेंटर का है वही इस एरिया में भी होता है? बोलिए नहीं। तो कितना होता है तापमान? लिखो, सूर्य के बाह्य भाग में तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस भाग को ही हम सामान्य रूप से देख पाते हैं, सामान्य रूप से देख पाते हैं। अतः यही भाग प्रकाश मंडल कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। तो क्या केंद्र को हम देख सकते हैं क्या सूर्य के? बोलिए भाई, नहीं देख सकते? क्यों भाई? इतनी अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है कि आपने देख लिया तो आपकी कोर्निया ब्लास्ट कर जाएगी। यदि देखो, कहा भी जाता है सूरज को देखने के लिए तो कब कहते हैं? अर्ली मॉर्निंग में, वो भी कितना ज्यादा 1 मिनट, 1.25 मिनट, 30 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। दिन में कभी भी नहीं देखिए कि ना भाई आज तो हम सूर्य के केंद्र को देख के ही रहेंगे भाई। यदि आपने देखा तो मुश्किल से 30 से 40-50 सेकंड के अंदर, एक तो बहुत मुश्किल है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी का होता है, बंद हो जाता है, बट तो भी आप खोले हुए ज्यादा देर तक तो कोर्निया ब्लास्ट कर जाएगा, और कोर्निया ब्लास्ट होते ही परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाती है। फिर आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य का बाह्यतम भाग, सूर्य का बाह्यतम भाग, आउटर बाह्यतम भाग, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे कोरोना कहा जाता है। अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था, चर्चा वर्चा में है, हो सकता है कभी पूछ दिया जाए कि कोरोना क्या है सूर्य से संबंधित। तो कोरोना क्या है? जो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं। बाकी बहुत सारे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो नोट्स मैंने दिया, काफ़ी बल्कि फैक्ट्स हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। बट जो जर्नल वे में आपके काम आएगा, कुछ इसी सराउंडिंग्स में आएंगे, इनको आप लोग ध्यान रखिए, यहीं से चीज़ें आती हैं। इस पर मैं कल हो सकता है टेस्ट लूँगा, आप लोग थोड़ा सा रेडी रहिएगा। ठीक है, फिर सेकंड, आप लोगों के पास 6 की एनसीईआरटी तो होगी, पुरानी वाली, पुरानी वाली है कि नहीं? मार्केट में खरीद लेना है, इतना कुछ मिल रहा तो थोड़ा खरीद लेना, क्या फोटोकॉपी मिलेगी। और उसी में आपका एक चैप्टर होगा साउथ अमेरिका, पहला चैप्टर यही वाला, ग्रह वगैरह ही है, उसमें मैंने पढ़ा ही दिया। बाकी एक बार रिवाइज करने का मन करे तो कर लेना। बाकी नोट्स मैंने देखा, नोट्स में बहुत सारा मैटर बच्चों, टू मच एनफ, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो उसमें एक चैप्टर है साउथ अमेरिका, पुरानी वाली एनसीईआरटी में, पॉसिबल हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी पुरानी एनसीईआरटी थी बच्चों, बहुत ही यूजफुल। और पता नहीं कैसे गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया, अब मैं उस पर क्या ज्यादा कमेंट करूं, बट दैट वाज द बेस्ट इंफॉर्मेशन, ग्रेट इंफॉर्मेशन वाज देयर। तो उसको एक बार संभव आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कल मैं आप लोग को रीजनल ज्योग्राफी ले चलूंगा साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो टिल देन बाय। कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।